नमस्ते दोस्तों, साहित्यिक हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आज सुनिए जानी मानी प्रतिष्ठित लेखिका इला सिंह की लिखी हुई कहानी मुझे पंख दे दो। मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। घड़ी की तरफ नज़र गई तो चौंक उठी। अरे 10:30 बज गए। आशा नहीं आई अभी तक। आसमान तो एकदम साफ है, बारिश के कोई आसार भी नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि मौसम बारिश का ही है, कभी भी बूंदाबांदी शुरू हो जाती है, मगर इस वक्त तो चटक धूप खिली है। रोज़ तो छोटी सुई 10 को छूती है और बड़ी सुई 12 के आसपास घूम रही होती है, कभी आगे कभी पीछे वो आ पहुंचती है। रविवार या छुट्टी के दिन के अलावा आशा ने कभी छुट्टी की है उसे याद नहीं आता। कांटा 10 पर पहुंचता नहीं कि डोरबेल बज जाती है। कांताबाई के हाथ भी एक पल को बर्तन साफ करते करते रुक जाते हैं और एक दबी खिसियाई नज़र से मुझे देख बोल उठती है, वही होएंगी और कौन, आशा रानी। मैं भी मुस्कुरा पड़ती हूँ। शायद मेरी मुस्कुराहट से उसका मेरा एहसान मानने का भाव कम हो जाए। मगर आज कांताबाई भी अभी तक नहीं आई तो विचार आने लगा, कहीं कल गलती तो नहीं कर दी। मुझे आशा को वहाँ ले जाने से पहले कांताबाई से पूछ तो लेना चाहिए था। हालांकि बात उसके और मेरे बीच पहले कई बार हो चुकी थी, मगर मेरे सामने हाँ हाँ करने के अलावा कांताबाई ने कभी अमल नहीं किया और मैं अपने ही जंजालों में फंसी रह जाती थी। कांताबाई के मुंह से अक्सर उसकी दोनों बड़ी बेटियों का गुणगान सुनती थी। पढ़ाई लिखाई में अव्वल, घर के काम में अव्वल, सिलाई बुनाई में अव्वल, मतलब हर क्षेत्र में अव्वल। उसके अनुसार उसकी बेटियों जैसी हुनरमंद लड़कियां ऊपर से सुंदर भी कम ही होती हैं। मैंने नोटिस किया कि वो अपनी तीसरी सबसे छोटी बेटी की कोई बात नहीं करती है। एक दिन पूछ ही लिया, और तुम्हारी तीसरी बेटी वो क्या कर रही है, कौन सी क्लास में है वो? अरे भाभी कुछ ना पूछिए, उनका दिमाग ही नहीं है उनके। क्या मतलब, पढ़ने नहीं जाती क्या? जाती है, 6ठी में पढ़त है, पर कछु ना पढ़ पावत। बहनें तो पढ़ी लिखी हैं, वो नहीं पढ़ाती। अरे का पढ़ावें, कछु दिमाग में घुसती नहीं, सब भूल जाते, झल्ला जाती हैं दोनों। नहीं पढ़ावत फिर? अच्छा लेके आओ कभी उसे। मेरे अंदर का सुप्त शिक्षक जाग उठा। ले आएंगे, थोड़ी लापरवाही और संदेही में कहा कांताबाई ने। ले आएंगे, जिस अंदाज में कहा था कांताबाई ने, मुझे यकीन हो गया था वो लाएगी नहीं। वो वास्तव में ही नहीं लाई उसे। बात आई गई सी ही हो गई। बीच बीच में मुझे ध्यान आता तो टोक देती और वो ये कहकर टाल देती, अरे कहत तो है भाभी, पर मरी आती ही नहीं। मैं भी शांत हो गई। उधर व्यस्त भी हो गई थी छोटे बेटे को कॉलेज भेजने की तैयारी में। जब तक बेटा मेरे पास था तो मुझे एहसास नहीं था इस बात का, और मैं बड़े हल्के में ले रही थी कि अब तो मेरे पास समय ही समय होगा। अपने पढ़ने लिखने का खूब शौक़ पूरा करूँगी। हम माँ बेटे में नोकझोंक भी होती। वो मुझसे कहता रहता था, अब मैं कॉलेज चला जाऊँगा ना, तब आपको पता चलेगा, फिर रोगी छिप छिप कर, जैसे भैया गए थे तो रोती थी। अरे जाओ, मैं नहीं रोने वाली। और तुमने कब देखा भैया गए थे तो मैं रोती थी? झूठा। जाओ मम्मी, मैंने सब देखा है, कहकर वो खिलखिला पड़ता और मैं खिसिया कर रह जाती और यही दिखाती कि मुझे दुख नहीं होगा। इसी नोक झोंक में जाने का दिन भी आ गया और मैं उसके साथ नहीं जा पाई क्योंकि बड़ा बेटा आया हुआ था। वो भी 2 साल के लिए अमेरिका जाने वाला था। छोटे बेटे के जाते ही मुझे ज़बरदस्त झटका लगा। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत मजबूत हूँ। जान पहचान वाले जब टोकते कि अब तो दोनों ही बेटे जा रहे हैं, बड़ा मुश्किल होगा, तो मैं अपने को बड़ा मजबूत दिखाती। सदा से किसी के सामने कमज़ोर पड़ने में बड़ा ख़राब लगता है। मैं हंस के टाल देती, अरे नहीं, अब तो मेरे पास वक्त ही वक्त है। लेकिन मेरी सारी मजबूती न जाने कहाँ हवा हो गई थी। छोटे बेटे के घर से जाने के बाद मैं अंदर ही अंदर ताश के पत्तों की ढेरी जैसी ढह गई। ऊपर से सामान्य दिखाने की कोशिश कर रही थी और अंदर से सब चकनाचूर था। बड़ा बेटा कहीं अंदर तक ये बात शिद्दत से महसूस कर रहा था, लेकिन हमारे घर में थोड़ा भावों को छुपाने की आदत है। उसने बस यही कहा, दोस्त बनते ही देखना वो मस्त हो जाएगा माँ। हॉस्टल में बेटे को परेशानी भी शुरू में बहुत झेलनी पड़ी। वहाँ वो परेशान था तो यहाँ मैं बिखरी पड़ी थी, लेकिन ना वही मुझे कुछ बता रहा था और ना मैं उसे अपना हाल बता पा रही थी। कभी कभी अंतर्मुखी होना बहुत दुखदाई हो जाता है। आप खुलकर रो लो तो बारिश के बाद खुले आसमान जैसे हो जाते हो, लेकिन घटा हमेशा घुमड़ती रहे, बरसे नहीं तो कितनी घुटन हो जाती है।
आखिर एक दिन ये घटा उमड़ घुमड़ कर बरस ही गई। अपनी एक दोस्त के सामने अचानक मैं फूट फूट कर रो पड़ी। वो भी आश्चर्य से भर गई। मेरा चित्र भी लोगों में मजबूत वृत्ति वाली औरत के रूप में ही है। इसी से वो चौंकी भी और मुझे इस हाल में देखकर उसकी आंखें भी भर आईं। उसने मेरे हाथ पकड़कर मुझे गले से लगा लिया। मेरा कलेजा धीरे धीरे ठंडा होने लगा। बाद में बहुत शर्म भी आई, लेकिन मैं हल्की हो गई। उधर बेटा भी थोड़ा सामान्य हुआ। उसने बहुत तेज़ी से वहाँ दोस्त बनाए और जो फ़ोन पर पहले केवल हाँ हूँ या पता नहीं में बात करता था, अब तेज़ और खुली आवाज़ में बोलने लगा। हाँ हाँ रखो फ़ोन, मैं दोस्तों के साथ हूँ, या क्लास में जा रहा हूँ, या कैंटीन में हूँ। उसकी खुली आवाज़ सुनकर मेरे दिल को चैन आने लगा था। दोस्ती का स्थान मेरे दिल में और भी ऊंचा हो गया था। बड़ा बेटा भी 15 दिन बाद अमेरिका चला गया। दोनों बेटों के जाने से मैं बहुत बिखरी टूटी, पर फिर बनी, फिर खड़ी हुई। बड़ा बेटा लैपटॉप दे गया था अपना, और छोटे का स्मार्टफ़ोन भी मिल गया मुझे। उसी के ज़रिए मैंने आभासी दुनिया में कदम रखा, जिससे बच्चों के संपर्क में रह सकूं। इस मामले में जानकारी बड़ी अल्प थी। अपनी दोस्त के बेटे से रोज़ नई नई चीज़ें सीखने लगी। व्हाट्सएप, फेसबुक अकाउंट बनाना, ईमेल, मैसेंजर पर ऑनलाइन बेटों से बात करना, यहाँ तक कि अब तो मैं अपनी छोटी मोटी कविताएं भी फेसबुक पर पोस्ट करने लगी थी। बेटों के जाने के बाद 1-2 महीने में अपने में ही इतनी गुम थी कि कांताबाई से कोई बात ही नहीं होती थी। वो भी आती, काम करके चली जाती। कांताबाई में आत्मसम्मान का एक ज़बरदस्त भाव रहता है। वो अपने से कोई बात नहीं बताती। जुलाई बीत चुकी थी, अगस्त भी निकला जा रहा था। अचानक एक दिन मेरा उसकी तरफ ध्यान गया और इसी के साथ उसकी बेटी की भी याद आई। अरे कांता, तुम्हारी छोटी बेटी का क्या हाल है? वैसे ही है भाभी। उसको लाई नहीं तुम? अरे कहते तो हैं आती ही नहीं। फिर कुछ सोच कर बोली, अच्छा देखो कल लाते हैं। सच ही अगले दिन वो उसे ले आई। वो मेरे कहने का ही इंतज़ार कर रही थी शायद। एक सांवली सलोनी सी 12 साल की लड़की मेरे सामने खड़ी थी, जिसके चेहरे पर भूलापन था। अरे इस समय इसे कैसे ले आई? स्कूल नहीं गई? स्कूल छोड़ा दिया, कहकर कांताबाई रसोई की तरफ मुड़ गई। मैं आश्चर्य से भर गई। स्कूल छोड़ा दिया? अरे स्कूल क्यों छोड़ा दिया? कांताबाई ने रसोई में घुसते घुसते कहा, कोनो फ़ायदा नहीं भाभी, इनके दिमाग में कछु नहीं आवत, का करी हैं जाके स्कूल। अच्छा बैठो तुम, क्या नाम है तुम्हारा? मैं कांताबाई की तरफ ध्यान न देकर उससे मुखातिब हुई। वो अपनी अंगुलियों से नीचे हाथ किए कुर्ते को किनारे से दबाए मसल रही थी। चेहरा झुका, पैर का अंगूठा कारपेट में धंसा जा रहा था। उसके होंठ तो हिलते नजर आए, मगर उसके मुंह से क्या निकला मुझे कुछ समझ नहीं आया। रसोई से ही कांता चिल्लाकर कह रही थी, आशा, आशा नाम रखे थे इसका, पर कोई आशा। आशा की आंखों में हल्की नमी तैर आई। अरे तुम बैठो, अच्छा किताब लाई हो? मैं सीधे आशा से मुखातिब हो गई। वो चुप खड़ी थी। मैंने सोफे की तरफ इशारा किया, आओ ना यहाँ बैठो आशा। वो एक झिझक के साथ बैठ गई। अच्छा अपनी किताब तो दिखाओ। उसने बैग से निकालकर कक्षा 6 की किताबें मेरे सामने रख दी। उसमें से हिंदी की पुस्तक निकालकर मैंने एक पेज खोला और आशा के सामने कर दिया। अच्छा आशा पढ़ो तो इसे। वो थोड़ा घबराई, फिर अटक अटक कर पढ़ने लगी, लेकिन वो जो लिखा था वो नहीं पढ़ रही थी। पता नहीं क्या, कुछ भी उल्टा पुल्टा मिलाकर बोले जा रही थी। अरे रुको रुको, अच्छा ये शब्द क्या है बोलो तो। मैंने लड़का शब्द पर उंगली रखी। वो घबराई, फिर बोली रतज। मैं चौंकी, कहीं मेरा शक सही तो नहीं। अच्छा ये तो पढ़ो। मैंने रास्ता शब्द पर उंगली रखी। वो हकलाई, फिर बोली लटा। फिर तो मैं जिस शब्द पर उंगली रखती वो कुछ का कुछ बोलती। अलग अलग अक्षर पर उंगली रखकर पूछा गया सब उलट सुलट। सा को माँ बताती, माँ को प, वा को का, तो जा को चा। बाकी का भी यही हाल। यहाँ तक कि उसे स्वरों का भी सही ज्ञान न था। अ ई उ उसे मालूम थे, मगर आ ई उ को भी वो आ ई उ बोलती और अ ई उ को भी आ ई उ बोलती। धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि उसे अभी अक्षर ज्ञान ही सही से नहीं था। मात्राएं तो दूर की बात थी। कुछ अक्षर उसके दिमाग में थे, उन्हीं को उल्टा पुल्टा करके वो कुछ भी बोल दे रही थी।
मैं असमंजस में थी। कक्षा 6 तक वो पहुंची कैसे? गिनतियाँ पूछी तो 1 से 10 के बाद फिर सब गड्ढमड्ढ, बल्कि 6-7 के बाद ही वो गड़बड़ाने लगी। इससे आगे मैं उससे क्या पूछती? सरकारी स्कूलों का भयानक सच मेरे सामने था। हमारी शिक्षा व्यवस्था कितनी खोखली है, ये इसका ज्वलंत उदाहरण था। किस तरह उसे हर कक्षा में पास करके अगली कक्षा में चढ़ाते जा रहे थे स्कूल वाले। घर में 2 बहनें थीं पढ़ी लिखी, लेकिन वे भी उसकी समस्या पर ध्यान नहीं दे पाईं। दरअसल उसकी समस्या कोई समझ ही नहीं पाया था। बस घर स्कूल में उसका मजाक बनता, वो डांट फटकार खाती थी। मेरे सामने तारे ज़मीन पर फिल्म आ गई। आशा के रूप में ईशान मेरे सामने था। वो तो एक फिल्म थी। 3 घंटे में आमिर ने सारी समस्या हल कर दी, लेकिन ये इतना आसान था क्या? आशा की किताबें निकाल कर देखी। अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, सामाजिक विज्ञान। अंदर तक हिल गई मैं। कक्षा 6 का कोर्स उसके लिए ऐसे घने जंगल की तरह था जिसमें घुस तो गए हो, लेकिन निकलने का रास्ता कभी ना मिले। किसी कक्षा 1 के बच्चे को अगर कक्षा 6 में ले जाकर बिठा दिया जाए और उसे ज़बरदस्ती सवाल हल करने पढ़ने को बोला जाए, और वो तो कक्षा 1 के बच्चे जितना भी नहीं जानती, कितनी उद्विग्न, परेशान, खिन्न होती होगी वो अपनी कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाते होंगे और वो उस सब से अछूती रह जाती होगी। उसके तो सब सर के ऊपर से गुजर जाता होगा। जब वो रोज़ मेरे पास आने लगी तो धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा, आशा का अक्षर ज्ञान और IQ कम या कहिए भले ही शून्य था, परंतु उसकी व्यवहारिक बुद्धि और EQ अर्थात इमोशनल क्वोशेंट ज़बरदस्त था। वो अक्षर या गिनतियों को भले ही न पकड़ पाए, लेकिन आपकी आंखों की भाषा को बड़े अच्छे से पकड़ती थी। महसूस हो गया था प्यार के अलावा उस पर कोई चीज़ काम नहीं करेगी। डांटने मारने या अवमानना से वो इस गर्त में और धंसती चली जाएगी। संवेदनशील इतनी कि जरा जोर से बोलते ही उसकी आंखों में मोती झिलमिलाने लगते। उसके साथ धैर्य की परीक्षा होती थी एक तरह से। समझ आ रहा था उसकी माँ बहनें क्यों अपना धीरज खो देती होंगी। कुछ अक्षर और गिनती तो बहुत जोर लगाने पर भी उल्टा ही बोलती थी, जैसे र को ला और ला को रा था। वो कभी बोल ही नहीं पाई, हमेशा त ही बोलती थी। गिनतियों में भी वो 3 को 6 और 6 को 3 में उसे हमेशा भ्रम बना रहता। सबसे अच्छी तरह उसे याद थी 1, 2, 5, बाकी सब गड़बड़ा जाती। 13 के बाद तो गिनतियों का सारा हिसाब ही गड़बड़ा जाता। समझ आ गया था कि इन किताबों के ढेर को उसके सामने से हटाना होगा और फिर से एक नई शुरुआत करनी होगी। लेकिन मुश्किल ये थी कि उसमें भावनात्मक गुणक कुछ ज़्यादा ही था। वो आपके द्वारा दिए प्यार, भर्त्सना, मान अपमान को अच्छे से महसूसती थी। उसे अपनी कमी का बुरी तरह एहसास इस रूप में था कि उसके दिमाग नहीं है, उसको पढ़ना नहीं आता है, लेकिन इसे वो भरसक छुपाने की कोशिश करती। शायद अब तक उसने इतना ज़्यादा मजाक और अपमान सहा था कि वह अपने को एक खोल में रखने की आदी हो गई थी। वो ये स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसे अब फिर अ आ ई पढ़ाया जाए। वो अपने साथ कक्षा 6 के विद्यार्थी जैसा ही व्यवहार चाहती थी। किशोरावस्था का आगमन हो ही चुका था, सो वैसे भी इस आयु में बच्चे एक अलग दुनिया बना लेते हैं। काफ़ी दिन लगे उसे ये समझाने में कि अभी तुम केवल कॉपी पेंसिल लेकर ही आओ, किताबें बाद में पढ़ेंगे। काफ़ी दिन तक वो अपना पूरा बैग ही लाद कर लाती रही। पढ़ने बैठते ही अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान, गणित की किताबें निकाल कर बैठ जाती। उसका मान रखने के लिए थोड़ी देर मैं किताबों में उलझती, फिर हौले से ही नोटबुक निकलवानी पड़ती और ड्राइंग करके या किसी चित्र के जरिए उसे पहले स्वरों पर लाना पड़ता। 1-1.5 महीना स्वरों की पहचान कराने में ही लगा। उसकी प्रगति बहुत धीमी थी। उसे अ आ ई उ ए ऐ ओ औ में फ़र्क करना मुश्किल होता था। स्वरों पर हल्का ज़्यादा जोर दे देकर कुछ हद तक सफलता मिल रही थी, लेकिन आशा भूलती भी बहुत जल्दी थी। एक दिन मैं बच्चों के प्रथम अक्षर ज्ञान की चित्रों वाली पुस्तिका उठा लाई और उसके इस बहाने से कि मेरे बेटे की किताब है उसको दिखाया। उसमें बने चित्रों से अब वो धीरे धीरे अ आ ई पकड़ने लगी। 6-7 साल हो गए होंगे उसे प्रथम कक्षा से निकले हुए, जब कभी उसने आ आ ई पढ़े होंगे। अधिकतर स्लो लर्नर बच्चे प्रारंभिक बेसिक शिक्षा में बहुत कमज़ोर रह जाते हैं। अगर उनके माँ बाप भी अशिक्षित या कम जानकार हुए तो मुश्किल और बढ़ जाती है। सरकारी स्कूलों में 5वीं कक्षा तक तो वैसे भी पास कराने का प्रावधान होता है।
ऐसे बच्चे कक्षा में जो रटवाया जाता है उसे गलत सलत रट तो लेते हैं और नकल बनाकर लिख भी लेते हैं। यहाँ तक कि अधिकतर ऐसे बच्चों का राइटिंग बहुत सुंदर होता है। आशा भी देख देख कर लिखती तो बहुत सुंदर थी, लेकिन खुद लिखे खुदा बाँचे, ये कहावत इस रूप में चरितार्थ होती थी कि उसके ऊपर ये सुंदर होने के बावजूद भी अपना लिखा खुद ही नहीं पढ़ पाती थी। अगर पढ़ती भी तो गलत सलत ही पढ़ती थी। वो अक्षरों की नकल चित्र जैसे बनाती थी, जैसे ड्राइंग कर रही हो। किताबें देखकर वो पहले हंसी, अब आशा मुझसे थोड़ा खुलने लगी थी। ये तो बच्चों की किताब है, वो अपने को काफ़ी बड़ा समझती थी। हाँ तो क्या हुआ, देखो कितने सुंदर बड़े बड़े अक्षर लिखे हैं इसमें। अपने बचपन में हम लोग ऐसे ही किताब से पढ़ते थे। आशा को उस किताब के ज़रिए कभी चित्रों के सहारे उन्हीं अक्षरों को उसकी किताब में, कभी पत्रिकाओं में, तो कभी समाचार पत्रों के हेडिंग्स के अक्षरों से मिलान करवाती। वो आश्चर्यचकित सी लगती, मगर अपने आश्चर्य को छुपा कर रखती, कहीं उसकी अज्ञानता मैं न जान लूँ। धीरे धीरे वो अक्षरों को पकड़ रही थी। उससे समाचार पत्रों पत्रिकाओं से अक्षरों की कटिंग करवाकर कॉपी में चिपकवाती या कोई चित्र बनाने को देती और फिर उस चित्र के सामने वही अक्षर चिपकवाती। इस कार्य में उसको बड़ा मज़ा आता। आशा ने आर्टिस्टिक तबीयत पाई थी, वो बहुत सुंदर चित्र बनाती थी। ये अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब वो तीज के त्यौहार पर मेहंदी लगा कर आई। मेरे पूछने पर जब उसने बताया कि ये मेहंदी उसने खुद लगाई है तो मैं आश्चर्य से भर उठी। फिर तो तुम चित्र भी बनाती होगी? इस सवाल का उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले दिन वो एक ड्राइंग कॉपी लेकर आई जिसमें उसने बहुत सुंदर चित्र बनाए हुए थे। कांताबाई से इस बारे में कहा तो उसने मुँह बिचका दिया। सारा दिन यही तो करती है, आरट बनवा लो बस, पता नहीं काका बनाती रहती है, या लिखवाए ले आओ। किताबिया से देख देख के नकल उतारा करती हैं दिन भर, बाकी कछो जो आवत होए। फिर अचानक बोली, लेकिन भाभी एक बात तो है, जब से तियारे ढंग आना शुरू भई हैं खुश रहती हैं और रोज़ झोला लटकाए आने को तैयार रहती हैं आशा रानी। पहले तो हर बात पे झींका झांकी, रोवन राई, बहनन संग झोंटा झोंटी, बस पढ़वे कहो और आशा रानी की नौटंकी शुरू। मुझे मौका मिल गया। कांता, दरअसल आशा में बुद्धि कम नहीं है, वो पढ़ना चाहती है, लेकिन उसे अक्षरों की मतलब वर्णमाला माने अ आ ई की अभी पहचान नहीं है। इसी से उसे पढ़ने में परेशानी होती है। अरे जब लिखा हुआ उसे समझ ही नहीं आता तो क्या पढ़े, क्या याद करे? उसकी बहनों से भी कहो उसका मजाक न उड़ाया करें, उसे प्यार से पढ़ाया करें, बिल्कुल शुरुआती छोटी छोटी चीज़ें सिखाएं। कांता मेरा चेहरा देख रही थी, मुंह फाड़े। जे का कह रही हो भाभी, आ ई ना समझत, ऐसे कैसे हो सकत है भला? दुनिया भर की और बातें तो खूब समझत हैं। उसके बुद्धि कम नहीं है कांता, बस कुछ अक्षरों मतलब आखिर की बनावट ही उसके दिमाग में उल्टी या मिली जुली बनती है, जिससे वो शब्दों को मिलाकर और पकड़ नहीं पाती। उसे समय लगता है किसी भी अक्षर को पकड़ने में, और किसी में इतना धीरज नहीं होता, सो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं या डांट फटकार करने लगते हैं। आशा भी सबकी डांट फटकार और मजाक से बचने के लिए या तो पढ़ाई से बचती है या बहनों से लड़ती है। सच्ची कह तो भाभी, तभी हम कहें जब ये लिखती है इतना सुंदर है तो पढ़ती काहे नहीं। हाँ, ये तो आप सही कह रही हैं, मजाक तो दोनों बहनें बहुत ही बनाती हैं इसका। कहीं बेटी की असमर्थता उसे समझ आ रही थी, इसी से वो आशा के प्रति मुलायम हो उठी। और देखो कांता, इसमें उसका दोष नहीं है, बस कभी कभी किसी के साथ हो जाता है ऐसा कि दिमाग में कुछ अक्षरों की बनावट सही नहीं बैठती और वो पहचान नहीं पाते, इसी से पढ़ने में दिक्कत आती है। तुम लोगों की डांट और मजाक से बचने के लिए वो कुछ भी अपनी तरफ से मिलाकर पढ़ती है। असल में वो तो खुद भी अनजान है अपनी इस कमी से, बड़ी भी हो रही है, बाकी बातें तो समझती है ना। तो उसको थोड़ा झुका देखा तो डॉक्टर से सलाह लेने का सुझाव भी दे डाला, जिस पर वो विचलित हो गई। पागल थोड़ा ही हैं, कहाँ दिखाएंगे डॉक्टर को? मगर समझाने के बाद उसको भी कुछ एहसास हो रहा था और एक आशा से भर वो हामी भर उठी। लेकिन जब भी बात हुई हमेशा आजकल कर देती थी, फिर मुझ पर ही जिम्मेदारी डाल दी। तो मैं दिखाए लइयो भाभी, अब हमें तो कछु पता नहीं। कल वही मैं उसे चाइल्ड काउंसलर के पास ले गई, वहाँ आशा मेरे साथ चली तो गई अनजाने में, मगर काउंसलर के चैम्बर में बैठते उसके चेहरे पर घबराहट, बेबसी, नागवारी, झेंप, संकोच सब आकर जम गए।
काउंसलर के एक भी सवाल का उसने जवाब नहीं दिया। उसका नीचे झुका चेहरा और झुकता चला गया और आंखों से मोती की लड़ियां टूट टूट कर गिरने लगीं लगातार, जैसे किसी बंद नाली में एक छोटा सुराख भर दिया गया हो और उससे पानी की पतली धार बहती जा रही हो। उसके आंसू बहते जा रहे थे और वो उन्हें पोंछने तक की कोशिश नहीं कर रही थी। मैं भी घबरा उठी, सीने से लगाकर सांत्वना देने की कोशिश की, पर वो सीने से लगी बहती धारा बनी रही। वहाँ से ला उसे मॉल घुमाने ले गई। मॉल की जगमगाहट, चमक दमक, रोशनियों में वो थोड़ा सामान्य हो आई, मगर आज उसके ना आने से मैं चिंता से भर उठी। मैंने उसे काउंसलर के पास ले जाने में जल्दी करके शायद गलती कर दी थी। उसके किशोर मन पर कल काउंसलर की बातों का, वहाँ के माहौल का या अपने को बीमार समझे जाने का शिकवा था। तभी आज आशा पढ़ने नहीं आई, वरना 1 साल होने को आया वो रविवार और छुट्टी वाले दिन को छोड़कर हमेशा समय से आती है। उसकी लगन और मेहनत से मुझ में भी उत्साह का संचार हो जाता है और नए नए तरीकों को, जिससे उसकी ग्रोथ कैसे हो सकती है, खोजती रहती हूँ। डर लगा कि उसकी और मेरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा अगर वो पढ़ने आना बंद कर देगी। इधर उसमें बहुत सुधार हुआ था, अक्षर सीख रही थी, थोड़ी थोड़ी मात्राओं की पहचान होने लगी थी। बड़े उत्साह से वो अखबार के हेडिंग्स अक्षर मिला मिलाकर पढ़ने लगी थी। गिनतियों को याद ही नहीं, पहचानने भी लगी थी। उंगलियों पर गिनकर छोटे छोटे जोड़ घटाना छोड़ अब वो लाइन खींच खींच कर जोड़ घटाव करने लगी थी। ऐसे समय उसका रुकना सही नहीं था। अगर इस वक्त उसने पढ़ना छोड़ दिया तो सब अधूरा रह जाएगा। मैं उसको अपने स्थानांतरण से पहले इतना कर देना चाह रही थी कि वो एक बार फिर से स्कूल जाने लगे। मन परेशान हो उठा। नज़र घड़ी की तरफ एक बार फिर उठ गई। 11 से ऊपर बड़ा कांटा रेंग चुका था, छोटा कांटा 11 पे हल्का सा ठिठका था, मानो आशा के इंतज़ार में ठिठका हो, वरना कदम उसके भी बढ़ ही चुके थे देरी लांघ कर। मुझे भी इतनी आसक्ति नहीं पालनी चाहिए शायद। भावुकता छोड़ थोड़ा व्यावहारिक होकर सोचने की ज़रूरत है। शायद कुछ काम आ पड़ा हो, तबीयत खराब हो, कहीं जाना पड़ गया हो। सोच को डोरबेल की तीखी आवाज़ ने तोड़ा। डोरबेल की आवाज़ से दिल उछलकर मुंह में आ गया, जैसे बम गिरा हो सीने पर। उछल कर दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर खड़ी आशा को देखकर जितनी खुशी हुई शायद बच्चों के आने पर भी नहीं होती। मैं गंभीर रहना चाहकर भी मुस्कुरा पड़ी। अरे आज इतनी देर? अम्मा को बुखार है, कह रही भाभी क्या तुम आज काम कर देना। अरे इसीलिए तुम बैग भी नहीं लाई? खैर छोड़ो, काम होता रहेगा। आओ आज हम लोग मूवी देखते हैं, कहकर मैंने तारे ज़मीं पर डीवीडी प्लेयर पर लगा दी। आज आशा नॉर्मल थी, कल वाली बेबसी और दुख नहीं था चेहरे पर। बच्ची ही तो है, भूल भाल गई। उसके चेहरे पर खुशी नाच उठी। वो बड़े गौर से फिल्म देख रही थी। फिल्म की शुरुआत में ईशान की शरारतें, शैतानियाँ देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जा रही थी। बड़े मज़े से बाउल में चिप्स ले खाती जा रही थी। धीरे धीरे ईशान की परेशानियाँ, मुसीबतें बढ़ रही थीं। उसे कोई समझ नहीं पा रहा था। ज़बरदस्ती हॉस्टल भेजने पर वो उदासी में घिरता जा रहा था। ईशान की परेशानी से आशा भी परेशान हो उठी। जैसे क्या इतना बुरा हूँ माँ? गाने पर वो चित्रलेखित सी हो गई मानो। चिप्स बाउल उसके हाथ में पड़ा था, मगर अब वो खा नहीं रही थी। राम शंकर निकुंभ टीचर बने आमिर के फिल्म में प्रवेश के बाद से मैं देख रही थी उसका चेहरा थोड़ा शांत हो आया था। चित्र प्रतियोगिता के दृश्य में ईशान के चित्र और उसकी जीत देखकर आशा के चेहरे पर चमक आ गई थी। फिल्म को कितना समझा जाना पता नहीं, मगर आशा ने पूरी फिल्म तन्मयता से देखी। उसके चेहरे पर उतार चढ़ाव, बेचैनी, भाव विवलता, हंसी उदासी आते जाते रहे। ईशान की शैतानियाँ, शरारतों पर वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, तो हॉस्टल जाने पर ईशान का अकेलापन, उदासी, उपेक्षित होने के भाव जैसे साथ साथ आशा के चेहरे पर भी उतर आ रहे थे। अच्छी थी ना फिल्म? डरते डरते पूछा। कहीं मन में डर था आशा को इस तरह की फिल्म दिखाने पर उसके कोमल मन पर न जाने क्या असर होगा। हल्की सी निकली उसके मुंह से। वो कहीं डूबी थी। देखा आशा, कितने ऐसे लोग होते हैं, ऐसी परेशानियां कितने लोगों को होती हैं, कितने नाम आमिर ने बताए ही नहीं। उसने कुछ न बोलकर झाड़ू हाथ में उठा ली। तुम रहने दो आशा, अभी बबली भी आएगी, वो कर देगी। फिर मैं जाऊँ? हाँ ठीक है जाओ, कल बैग लेकर आना। अच्छा आशा, मम्मी से बात हुई थी, तुमने आर्ट और मेहंदी क्लास जाना शुरू किया कि नहीं? हाँ, सोमवार से शाम को जाया करेंगे।
अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब मेहंदी और आर्ट में तुम्हारा हाथ और साफ हो जाएगा। मैं खुश हो गई। अभिषेक बच्चन भी नहीं लिख पढ़ पाता था। वो दरवाजे की तरफ जाते जाते अचानक मुड़कर बोली, हाँ सच में, देख लो कितने लोग बचपन में नहीं लिख पाते हैं, लेकिन मेहनत करने और ध्यान देने पर सब आ जाता है। तुम भी तो कितना पढ़ने लगी, अभी अच्छा लगता है ना आशा? मैंने एक उम्मीद से उसे देखा। जब चारों तरफ देखो तो कितना कुछ लिखा होता है, बाज़ारों में, रास्तों में, अस्पतालों में, स्टेशनों पर, हर जगह ही तो। पढ़ना नहीं आता है तो हमें पता ही नहीं चलता कि दुकानों के साइन बोर्ड पर क्या लिखा है, जगह जगह क्या लिखा है। पढ़ना आता है तो सब कुछ कितना अच्छा लगता है। ये दुनिया कितनी पहचानी, कितनी अपनी सी लगती है। कितनी किताबें हैं दुनिया में, कितना कुछ लिखा हुआ है, सबसे हम अनजान ही रह जाते हैं। मुस्कुराते हुए मैं कह उठी, अब तो तुम भी खूब कहानियाँ पढ़ना शुरू करने वाली हो। आशा का चेहरा चमक उठा। हम भी रास्ते में दुकानों पर पढ़ते जाते हैं, अब पापा को अखबार भी सुनाते हैं थोड़ा थोड़ा। अरे वाह, देखा अब तुम कितनी मेहनत कर रही हो तो असर आना ही है। एक दिन पूरा अखबार भी पढ़कर सुनाओगी पापा को। आशा का चेहरा खिल गया। पापा कहते हैं तुम्हारी मैडम तो जादू कर दी। एक पल ठिठकी, फिर थोड़ा रुक कर झटके से बोल गई, आप आमिर खान जैसी हो। उसने कह तो दिया, लेकिन खुद ही शर्मा गई और जल्दी से दरवाजे से बाहर निकल गई। अब मैं दरवाजे पर स्तंभित खड़ी थी। मैंने उसे टारगेट किया तो वो भी मुझे टारगेट दे गई। जैसे, चलो बनो आमिर खान जैसी। अभी आप सुन रहे थे इला सिंह की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी, मुझे पंख दे दो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।